हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है माँ से कैसे कहूँ कि बहन ने ही मेरे सुहाग पर डाका डाला है। जो भी चैनल पर नया आया है या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। माँ मुझसे पहले ही अपने दफ्तर से आ चुकी थी। वह रसोई घर में शायद चाय बना रही थी। मैं अपना बैग रखकर सीधी रसोई घर में ही पहुंच गई। माँ अनमनी थी। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था, ज़रूर कुछ अनचाहा घटा है। मैंने अनुमान लगा लिया। लड़के वालों की ओर से हर बार निराशा ही उनके हाथ लगी है। मैंने जानबूझकर माँ की उदासी का कारण नहीं पूछा, क्योंकि दुखती रग पर हाथ धरते ही वे अपना धैर्य खो बैठती हैं और बाबूजी को याद करके घंटों रोती रहती हैं। माँ ने मेरी ओर बिना देखे ही चाय का प्याला आगे बढ़ा दिया, जिसे थामे मैं बरामदे में कुर्सी पर आकर बैठ गई। माँ अपने कमरे में चली गई थी। विषाद से मन भर उठा। पिछले 4 साल से माँ मेरे लिए वर की खोज में लगी थी, लेकिन अभी तक एक भी अदद लड़का नहीं जुटा पाई ताकि बेटी के हाथ पीले कर संतोष की सांस ले पाती। माँ अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में नहीं थी। अपने ब्राह्मणत्व का दर्प उन्हें किसी मोड़ पर संधि की स्थिति में नहीं आने देता था। मेरी अच्छी खासी नौकरी और ठीक ठाक रंगरूप होते हुए भी विवाह में विलंब हो रहा था। जो परिवार माँ को अच्छा लगता वह हमें अपनाने से इनकार कर देता, और जिनको हम पसंद आते उन्हें माँ अपनी बेटी देने से इनकार कर देती। शहर में किसानों की हड़ताल होने के कारण मैं सड़क पर खड़ी खड़ी बेजार हो चुकी थी। कोई रिक्शा, बस, ऑटो रिक्शा आदि नहीं चल रहा था। घर से माँ ने वनीता की मोपेड भी नहीं लाने दी, हालांकि वनीता का कॉलेज बंद था। मुझे दफ्तर पहुंचना था, कई आवश्यक काम करने थे। न जाती तो व्यर्थ ही अफसर की कोप भाजन बनती। इधर उधर देख कोई अनजान पहचान का न दिखा। घड़ी पर निगाह गई तो खड़े खड़े पूरा 1 घंटा हो गया था। मैं सामने ही देखे जा रही थी। अचानक स्कूटर पर एक नौजवान आता दिखाई दिया। वह पास आता गया तो पहचान के चिन्ह उभर आए। यह तो शायद उदयन, हाँ वही तो था। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। वह भी मुझे पहचान गया। स्कूटर रेंगता हुआ मेरे पास रुक गया। उदयन, मैंने धीरे से पुकारा। सुबह, तुम यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो? बस स्टॉप पर क्या करते हैं? दफ्तर जाने के लिए खड़ी थी, लेकिन लगता है नहीं, आज जा नहीं पाऊंगी। आज कितने अरसे बाद दिखी हो तुम। शहर बंद ना होता तो शायद आज भी नहीं। कहकर वह हंसने लगा। और तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, कहकर मैं उसके पीछे बैठने का संकेत पाते ही स्कूटर पर बैठ गई। रास्ते भर उदयन और मैं कॉलेज से निकलने के बाद का ब्यौरा एक दूसरे को देते रहे। वह बीकॉम करके अपना व्यवसाय कर रहा था और मैं एमकॉम करके नौकरी करने लगी थी। मेरा दफ्तर आ चुका था। वह मुझे उतार कर अपने रास्ते चला गया। गोरा चिट्टा, लंबी कदकाठी, सम्मोहक व्यक्तित्व का स्वामी उदयन कितने बरसों बाद मिला था। कॉलेज के समय कैसा दुबला पतला सरकंडे सा था। मैं उसे भूलकर दफ्तर के काम में उलझ गई। होश आया तो छुट्टी का समय हुआ। अब जाऊंगी कैसे घर? लौटकर सोचती हुई बाहर निकली ही थी कि सामने गुलमोहर के पेड़ तले स्कूटर लिए उदयन खड़ा दिखाई दिया। उसने वहीं से आवाज़ दी, सुबह तुम? मैं आश्चर्य से पड़ी उस तक पहुंच गई। तुम्हें काम था कोई यहाँ? नहीं, तुम्हें लेने आया हूँ। सोचा छोड़ तो आया, लेकिन घर जाओगी कैसे? मैं आभार से भर उठी। उस दिन के बाद तो रोज़ ही आना जाना साथ होने लगा। हम साथ साथ घूमते हुए दुनिया भर की बातें करते। एक दिन उदयन घर आया तो माँ को उसका विनम्र व्यवहार और भी व्यक्तित्व प्रभावित कर गया। छोटी बहन वनीता बड़े शर्मीले स्वभाव की थी। वह उसके सामने नहीं आती थी। वह आता और मुझसे बात करके चला जाता। मैं वनीता को चाय बनाकर लाने के लिए कहती, लेकिन वह नहीं आती। एक बात मैं कितने दिनों से महसूस कर रही थी कि मुझे बार बार लगता है जैसे उज्जैन कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहते कहते जाने क्या सोचकर रुक जाता है। किसी अनकही बात को लेकर बेचैन सा वह महीनों से मेरे साथ चल रहा है। एक दिन उदयन मुझे स्कूटर से उतार कर चलने लगा तो मैंने ही उसे घर में बुला लिया। अंदर आओ, एक प्याला चाय पीकर जाना। वह मासूम सा बालक सा मेरे पीछे पीछे चला आया। माँ घर में नहीं थी, वनीता भी कॉलेज गई थी, सो चाय मैंने बनाई। चाय के दौरान सुबह एक बात कहूँ, कहते ही उसे जोर से खांसी आ गई। गले में शायद कुछ फंस गया था। वह बुरी तरह से खांसने लगा। मैं दौड़कर पानी का गिलास ले आई और गिलास उसके होठों से लगा दिया। फिर उसकी पीठ सहलाने लगी।
खांसी का दौर समाप्त हुआ तो वह मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। आंखों में खांसी के कारण आंसू भर आए थे। उदयन, क्या कहने जा रहे थे तुम? अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके कारण खांसी आने लगी। सुनकर वह हंसने लगा। सुबह मैं तुम्हारे बिना नहीं रह, अधूरा वाक्य छोड़कर नीचे देखने लगा और मैं शर्मा कर गंभीर हो उठी। लाज की लालिमा मेरे मुख पर दौड़ गई। उदयन, यही बात कहने के लिए मैं न जाने कब से सोच रही हूँ, धीरे से कहकर मैंने उसके प्रेम निवेदन का उत्तर दे दिया। दोनों अपनी अपनी जगह चुपचाप बैठे रहे। जाने कितनी बातें बस ऐसे ही करते जा रहे थे। एक दूसरे से दृष्टि मिला पाना कैसा दूभर लग रहा था। शाम खुशनुमा हो उठी और अनुपम सुनहरी आभा बिखेरती जीवन के हर पल पर उतर रही थी। मौसम का हर दिन रंगीन हो उठा था। मैं और उदयन पखेरुओं से पंख लगाए प्रीति के गगन पर उड़ रहे थे। हम लोग एक जाति के नहीं थे, लेकिन आपस में विवाह करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी। पत्तों पर टपकती जल की बूंदें कैसी शरारती लगने लगी थी। अकेले में गुनगुनाने को जी करता था। उदयन का साथ पाकर सारी सृष्टि इंद्रधनुषी हो उठी थी। सोनपुर चलोगी सुबह? एक दिन उदयन ने पूछा। मेला दिखाने ले चलोगे? हाँ, हमारे साथ जा नहीं सकती। माँ हमारे साथ जा नहीं सकती थी और अकेले उदयन के साथ मेरा जाना उन्हें मंजूर नहीं था। अतः मैंने वनीता से अपने साथ चलने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। पगली, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, यही है ना तेरी दिनचर्या? बाहर निकलेगी तो मन बहलेगा। मैंने उसे समझा कर तैयार कर लिया। हम तीनों साथ ही गए थे। बीच में मैं बैठी थी। उदयन और वनीता मेरे पास पास बैठे थे। इस यात्रा के बीच वनीता थोड़ा बहुत खुलने लगी थी। उदयन के साथ मेले की भीड़ भाड़ में हम एक दूसरे का हाथ थामे घूम रहे। अब उदयन लगभग रोज ही हमारे घर आता था, लेकिन अब हमारी बातों के बीच वनीता भी होती। मैं सोचती थी कि उदयन को बुरा लगेगा कि हर समय छोटी बहन को साथ रखती है, इसलिए मैंने एक दिन वनीता को किसी काम के बहाने दीपा के घर भेज दिया था। लेकिन थोड़ी देर वनीता न दिखी तो उदयन ने पूछ ही लिया, वनीता कहाँ है? काम से गई है दीपा के घर, मैंने अनजान बनते हुए कह दिया। उस दिन तो वह चला गया, लेकिन अब जब भी आता वनीता से बातें करने को आतुर रहता। यदि वह सामने नहीं आती तो उसके कमरे में पहुंच जाता। मैंने उदयन से शीघ्र शादी करने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। बोला, अभी क्या जल्दी है सुबह, मेरा काम ठीक से जम जाने दो। मैंने फिर से पूछा, कब करेंगे हम लोग शादी? उदयन, बस साल 1.5 साल का समय मुझे दे दो सुबह। मैं क्या कहती, चुप हो गई। मेरी भी तरक्की होने वाली थी, तबादला भी हो सकता था। सोचा शायद दोनों के लिए यही सही है। अब जब भी उदयन आता वनीता उससे खूब खुलकर बातें करती। वह मजाक करता तो वह हंसकर उसका उत्तर देती। धीरे धीरे दोनों गंदे मजाकों पर उतर आए। मुझसे सुना नहीं जाता, आखिर कहना ही पड़ा, उदयन अपनी सीमा मत लांघो। मेरी बहन से ऐसी बातें। मेरी इस बात का असर तो हुआ पर उदयन पर, लेकिन साली के रिश्ते की आड़ में उसने अपने अनर्गल बोलों को छिपा दिया। अब वह संयंत्र होकर बोलता था, फिर भी कहीं न कहीं उसका अनुचित आशय झलक ही आता था। वनीता को मेरा यह मर्यादित व्यवहार करने का सुझाव अच्छा न लगा। मैं दिन ब दिन यही महसूस कर रही थी कि वनीता उदयन की ओर अदृश्य डोर से बंदी खींची चली जा रही है। उदयन से कहा तो वह भी बोला, सुबह यह तुम्हारा व्यर्थ का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है जिस पर तुम्हें आपत्ति हो। छुट्टी का दिन था, माँ घर पर नहीं थी। वनीता दीपा के घर गई थी। अकेली उब चुकी थी मैंने सोचा कि घर की सफाई करनी चाहिए। हफ्ते भर तो व्यस्तता रहती है। माँ की अलमारी साफ कर दी, फिर अपनी और फिर वनीता की किताबें हटाई ही थी कि किसी एक पुस्तक से उदयन का फोटो मेरे पाँव के पास आकर गिरा। फोटो को देखते ही मेरा मन कैसी कटीली झाड़ी में उलझ गया था कि निकलने के सब प्रयत्न व्यर्थ हो गए। लाख कोशिशों के बावजूद क्या मैं अपने मन को समझा पाई थी? पर मेरी आशंका गलत कहाँ थी? वनीता शाम को लौटी तो मैंने उसे समझाने की चेष्टा की थी। देख वनीता, क्यों उदयन के चक्कर में पड़ी है? वह शादी का वादा तो किसी और से कर चुका है। जिस बहन के मुख से कभी बोल भी नहीं फूटे थे, आज वह यूं दावानल उगलने लगेगी, ऐसा तो मैंने सोचा भी न था। वनीता गुस्से से फट पड़ी। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो दीदी? हर समय तुम इसी ताक झांक में लगी रहती हो कि मैं उदयन से बात तो नहीं कर रही हूँ। मैं क्यों ताक झांक करूँगी? मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ, मैंने धीरे से कहा। क्या समझाना चाहती हो मुझे? बोलो। क्या कहती मैं चुप ही रही। सोचने लगी कि आज वनीता को क्या हो गया। इसका मुख तो दीदी दीदी कहते थकता नहीं था, आज यह कैसे सीधी पड़ गई। देख वनीता,
तुझे क्या मिल जाएगा उदयन को मुझसे छीन कर? मैंने सीधा प्रश्न किया था। कौन किसको छीन रहा है यह तुम अच्छे से जानती हो दीदी। वह भी तृष्णा से भर उठी। मैंने किसी से नहीं छीना उसे, वह मुझे मिला है। फिर तुम उदयन को क्यों नहीं रोकती? मैं बुलाती हूँ क्या उसे? उसने तड़ाक से ये वाक्य मेरे मुंह पर दे मारे। अंधे कुएं में धंसी जा रही थी मैं। माँ बुलाती रही खाने के लिए, लेकिन मैं सुनना कहाँ चाहती थी। माँ फिर सिर में दर्द है कहकर किसी तरह उनसे निजात पा गई, लेकिन वह मेरे बहाने को कहाँ अंगीकार कर पाई थी। सुबह क्या हुआ बेटी? कई दिनों से तू उदास है। मेरी रुआसी फूट आई। रोती रही मैं और मेरा सिर दबाती रही माँ। क्या कहती माँ से? कैसे कहती कि मेरी छोटी बहन ने ही मेरे प्यार पर डांका डाला है, और क्या वह न्याय कर पाती? उनके लिए तो दोनों बेटियां बराबर थी। वनीता ने मेरे साथ बोलचाल बंद कर दी। उदयन ने घर आना छोड़ दिया। हम दोनों बहनों की रस्साकसी से तंग आकर वह किनारे हो गया। मेरी रातों की नींद उड़ गई। अजीब हाल था मेरा। रुगण सी काया और संतृप्त मन लिए बस जी रही थी मैं। दफ्तर में मन नहीं लगता था, और घर में वनीता का वे गुरूर भरा चेहरा देखकर कितने अनदेखे दंश खाए थे मैंने अपने मन पर। हिसाब नहीं था मेरे पास। तनाव भरे माहौल को माँ टटोलने की कोशिश करती रहती, लेकिन उन्हें कौन बताता। वनीता, तूने मुझसे बोलना क्यों बंद कर रखा है? एक दिन मैं हारी हुई सी आवाज़ में बोली थी। सोचा शायद सुलह का कोई झरोखा मन के आर पार देखने को मिल जाए। समझाने बुझाने से वनीता रास्ते पर आ जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उदयन के बिना जी नहीं पाऊंगी। क्या करोगी मुझसे बोलकर? मैंने तो उदयन को छीन लिया है ना तुमसे। क्या झूठ कह रही हूँ? बिल्कुल सच कहती हूँ, लेकिन मेरा दोष कितना है इसमें यह तुम भी जानती हो। उसका सपाट उत्तर पाकर मैं तो तू नहीं छोड़ेगी उसे? मैंने आखिर प्रश्न किया। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, कहती हुई वह घर से बाहर हो गई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आई। मुझे डर लगने लगा था। दौड़कर मैं दीपा के घर पहुंची। वहां जाकर जान में जान आई, क्योंकि वनीता वहीं पर थी। तुम दोनों बहनों को क्या हो गया है? पागल हो गई हो तुम उस लड़के के पीछे? दीपा क्रोध में भरकर बोली। वह मुझसे समझा रही थी। देखो सुबह, उदयन वनीता को चाहने लगा है, और वह भी उससे प्यार करती है। ऐसी स्थिति में तू रोक कैसे सकती है उन्हें? पगली, तू कहाँ तक रोक बांध लगाएगी इन पर? यदि तू उदयन से विवाह कर भी लेगी तो भी इनका प्यार नहीं मिट पाएगा, बल्कि और भी बढ़ जाएगा। जीवन भर तुझे अवमानना ही झेलनी पड़ेगी। तू क्यों उदयन के लिए परेशान है? वह तेरे प्रति ईमानदार ही होता तो यह विकट स्थिति आती ही नहीं। रात भर जैसे कोई मेरे मन के कपाट खोलता रहा। मृग मार्चिका सी पीछे कहाँ तक दौड़ूं और कब तक? उदयन मेरे एक सपना था, जो आंख खुलते ही विलीन हो गया। एक दिन माँ ने कहा, बेटी, उदयन 1.5 साल शादी नहीं करना चाहता था। अब तो 1.5 साल भी बीत गया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह की मान्यता देने के पश्चात चिंतित स्वर में पूछा था, माँ, अब करेगा वह शादी? वादा खिलाफी नहीं करेगा। शादी की तैयारियां होने लगी थी। मैंने दफ्तर से कर्ज ले लिया। माँ भी बैंक से अपनी जमा पूंजी निकाल लाई थी। कार्ड छपने की बारी थी। माँ ने कार्ड का विवरण एक पेपर पर तैयार कर लिया था। सुबह वेड्स उदयन। मैंने माँ के हाथ से वह कागज ले लिया। वह निरी सी मुझे पूछने लगी, क्यों, अंग्रेजी के बजाय हिंदी में कार्ड छपवाएगी क्या? नहीं माँ, नहीं, आपने तनिक सी गलती कर दी है। वनीता वेड्स उदयन लिख कर वह कागज मैंने माँ को लौटा दिया। क्या, यह क्या? माँ हक्की बक्की रह गई थी। हाँ माँ, यही ठीक है। उदयन और वनीता की शादी होगी। मेरी मंजिल तो अभी बहुत दूर है। घबराते नहीं माँ, कहकर मैंने माँ के बहते आंसू पोंछ डाले। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी में किसका पात्र आपको सबसे बेहतर लगा और आपके दिल को छू गया, प्रतिक्रिया के रूप में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।